हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द जियोग्राफी सेंटर में। यहाँ से हम चैप्टर नंबर 6 बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे सुदूर संवेदन के मंच एवं संवेदक, प्लेटफॉर्म्स एंड सेंसर्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @जियोग्राफी जंक्शन, और टेलीग्राम चैनल ग्रुप द ज्योग्राफी सेंटर है। हमारा यूट्यूब का चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन करके लाभ ले सकते हैं। हम यहाँ पर सुदूर संवेदन प्रक्रिया की बात कर रहे थे, और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि सुदूर संवेदन की स्टेजेस क्या होते हैं, प्रोसेस क्या चलता है। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं ताकि रिवाइज हो जाए और आगे चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। दो प्रकार के हमारे पास सेंसर्स थे और मेथड्स भी थे, जिसको हमने एक्टिव और पैसिव मेथड्स के नाम से जाना था। तो मेनली यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं कि यदि किसी सेंसर दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, जो पैसिव होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, तो उनकी जो एनर्जी का स्रोत होता है वो सूर्य होता है, ऊर्जा होता है, ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। दूसरे जो एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, वो खुद अपनी रेडिएशन एमिट करते हैं और फिर उनसे डेटा रिसीव करते हैं। ठीक है ना। फिर चूंकि ये तो सेंसर्स हो गए, संवेदक हो गए, लेकिन इनसे डेटा को कौन लेता है, संचार उपग्रह लेता है। ठीक है, और फिर ये ट्रांसफ़र करता है किसको, पृथ्वी पर लगे रिसीवर को, और रिसीवर से फिर कंप्यूटर पर एक आदमी बैठा होता है, अब लोग बैठे होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उसका प्रसंस्करण और विश्लेषण करते हैं, निर्वचन करते हैं डेटा का। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर एनर्जी सूर्य से लेनी है, जो पैसिव सेंसर्स हैं वो सूर्य की एनर्जी का, सूर्य की लाइट का यूज़ करते हैं, और जो एक्टिव हैं वो उनकी अपनी एनर्जी, अपनी एमिशन होती है। क्लियर। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि संवेदक होता क्या है, प्लेटफॉर्म होता क्या है। ठीक है, देखिए सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात प्लेटफॉर्म की करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात अगर प्लेटफॉर्म की करें तो प्लेटफॉर्म, जैसे आपने सुना होगा कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है। ठीक है, तो ट्रैक दूसरा होता है और ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आती, लोग यहाँ खड़े रहते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर हम सेंसर्स लगा सकें। ठीक है, जिस पर हम सेंसर्स लगा सकें डेटा को कलेक्ट करने के लिए, चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। ठीक ना। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्टर होता है, या आप कह लें कि वाहक होता है जिस पर हम कैमरा फिक्स करते हैं। ठीक है, और संवेदक क्या होता है, संवेदक एक ऐसा उपकरण है, यंत्र है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिकॉर्ड करता है। ठीक ना। तो संवेदक और प्लेटफॉर्म का उपयोग पृथ्वी के आंकड़ों का अधिग्रहण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आंकड़ों को, अधिग्रहण का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, अधिग्रहण अभिलेखन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो हम प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पर कर रहे थे। मेनली 3 प्रकार की रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं। पहला है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, दूसरा है एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म, एंड तीसरा है स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म। जब हम ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, अब जैसे कि मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सभी प्लेटफॉर्म जो ग्राउंड पर ही होते हैं। ठीक है, ग्राउंड पर कोई टावर लगा दिया, इस टावर के ऊपर कैमरा लगा दिया या कोई सेंसर लगा दिया। ठीक है, आप विभिन्न प्रकार के जो है कि मोबाइल टावर्स वगैरह देखते होंगे, वो सेंसर्स ही हैं। ठीक ना। तो जो टावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा। वो क्या है, ग्राउंड बेस है। जैसे अभी मोबाइल फ़ोन की जो कंपनियां हैं, जियो वगैरह, ये सब क्या कर रही हैं, सैटेलाइट का यूज़ कर रही हैं। तो वो क्या है, स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म है। वो कंपनी स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म का यूज़ करती है, वो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करती है। क्लियर। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे और डिटेल में बता देते हैं। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, ग्राउंड बेस्ड, एयरबॉर्न और स्पेस बॉर्न। स्पेस बॉर्न में सैटेलाइट, शटल आते हैं, कोई रॉकेट भी इसमें आ जाता है। एयरबॉर्न में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बैलून, एयरशिप, टेदर्ड बैलून, है ना, यहाँ तक कि काइट को भी आप इसमें ले सकते हैं। जो पतंग होती है ना, पतंग भी एयरबॉर्न में आ जाती है।
और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले के जब रिमोट सेंसिंग स्टार्ट हुआ था तो फ़ोटो लेने का काम पतंग से भी किया गया था, कबूतर से, पिजन है ना, पिजन यानी कि कबूतर से, गुब्बारों से। और सबसे पहला फ़ोटो हमने आपको बताया था बलून से ही लिया गया था 1858 में, ठीक ना। गुब्बारे दो टाइप के भी होते हैं, डोर रहित गुब्बारे और हॉट एयर बलून। ये आपको जो दिख रहा है ये हॉट एयर बलून है बिना डोर का, और डोर वाला गुब्बारा भी होता है। इसके अलावा पावर्ड बैलून भी होते हैं, पतंगों से, पक्षियों से। एक फ्रांस के विद्वान थे आर्थर, जिन्होंने 1890 में, आप नोट करिएगा, फ्रांस के विद्वान थे आर्थर, जिन्होंने 1890 में आर्थर महोदय ने पतंग पर कैमरा बांध के फोटो लिया था, ठीक है। इनका नाम था आर्थर। तो ऐसी भी चीज़ें हैं, चलती हैं। ग्राउंड बेस्ड में बात करें, हैंड हेल्ड है, जो लोग हाथ से लेकर के चलते हैं, उस पर कैमरा लगा करके शूट करते हैं शादी विवाह में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। दूसरा रेज प्लेटफॉर्म से, रेज प्लेटफॉर्म का मतलब ऐसा भी आप देखे होंगे, एक मशीन यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, इस पर कैमरा लगा हुआ है, उठा देते हैं इसको ऊपर, ये फोटो वगैरह शूट करता है। या फिर जमीन से ही लगा हुआ कोई ऊंचा टावर वगैरह लगा दिया, उस पर कैमरा लगा दिया, ऊंचे ऊंचे सीसीटीवी कैमरे नीचे ग्राउंड पर लगा, मतलब ग्राउंड से उसका जुड़ाव होना चाहिए। तो ऐसे सभी प्लेटफॉर्म ग्राउंड बेस होते हैं, ठीक है। एयरबॉर्न बेस जो हवा में उड़ते हैं। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है स्पेस बॉर्न सैटेलाइट, शटल, रॉकेट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक ना। तो हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा करने वाले हैं स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म की। स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म क्या होता है भाई, देखिए दुनिया के विभिन्न देश अपना अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में बता रखा है। वहाँ जाकर के आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। यदि आप नए हैं, नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं अपनी टॉपिक की, स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं। स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो अंतरिक्ष आधारित होता है ना, अंतरिक्ष आधारित होता है, ठीक है। स्पेस बॉर्न का मतलब ही होता है अंतरिक्ष आधारित, एयरबॉर्न हवाई, और ग्राउंड बेस्ड का मतलब कि जमीन आधारित, ठीक ना। चलिए, अब अगर हम सैटेलाइट की बात करें यहाँ पर, तो सैटेलाइट पृथ्वी के कक्षाओं में घूमती हैं। सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षाओं में दो तरीके से घूमती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनकी कक्षा की बात करेंगे, ऑर्बिट की बात करेंगे, ठीक है। हम इनकी ऑर्बिट की बात करेंगे। और बात करने से पहले कुछ चीज़ें मैंने हिंदी में भी दे रखी हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अलग अलग रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। मैंने ऐसे आपको बता दिया है, कुछ एग्जांपल्स भी मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। ये भी है, इसका नंबरिंग भी मैंने कर दिया है कैसे हैं, जैसे गुब्बारे, ग्राउंड बेस्ड रॉकेट, है ना, ग्राउंड बेस्ड लीडार सिस्टम, उपग्रह, नक्षत्र, ये सारी चीज़ें हैं। हवाई सर्वेक्षण विमान, पानी के नीचे के वाहन, मोबाइल मैपिंग प्लेटफॉर्म, मानव युक्त कक्षीय वाहन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर हिंदी में दे रखी हैं, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं हिंदी के विद्यार्थी। मेनली देखिए मुश्किल हो जाता है हिंदी में बहुत ज़्यादा, चूँकि इसका जो इसका आपका वो है प्रोनाउंसिएशन है, या फिर हिंदी के जो शब्द होते हैं वो थोड़े से कठिन हो जाते हैं, इसलिए इंग्लिश में ये सही पड़ता है, ठीक है। तो आप भी मैं कोशिश करिए कि थोड़ा सा इंग्लिश जानिए और अंग्रेजी में ही चीज़ों को, कम से कम रिमोट सेंसिंग को तो आप इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि जल्दी याद होता है और ये थोड़ा ईजी भी लगता है और बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से बात करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। ऐसे सैटेलाइट जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं उनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम दिया जाता है, क्लियर है। इनको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी कहते हैं। जियो स्टेशनरी को हिंदी में इसको कहते हैं भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह, ठीक है। इसको भू स्थिर उपग्रह हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर जियो सिंक्रोनस भी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। जियो सिंक्रोनस यहाँ पर देखिए मैंने लिखा रखा है, ठीक है, जियो सिंक्रोनस भी नाम इसको दिया जाता है। अब इसकी मैं विशेषता बताता हूँ।
भू स्थिर उपग्रह क्या करता है ना कि अगर इसको आप कहीं पर लगा दें तो ये पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। ठीक है, कैसे घूमता है? इक्वेटोरियल घूमता है। ठीक है, इक्वेटोरियल घूमता है, ये पृथ्वी के साथ साथ इक्वेटोरियल घूमता है। यानी कि इसमें जो भी, इस सैटेलाइट में आप जो भी कैमरा या जो भी सेंसर लगाएंगे उसका फोकस सिर्फ एक जगह पर हो गया तो बराबर उसी जगह पर उसका फोकस रहेगा और पृथ्वी के साथ साथ ही, मतलब जिस स्पीड से पृथ्वी घूमेगी उसी के सापेक्षतः ये सैटेलाइट भी आपको चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, पृथ्वी इधर से घूमेगी तो ये इस तरीके से चक्कर लगाता रहेगा। मेनली अगर ये एक सेंटर है, ये सैटेलाइट है, तो इस पे अगर इसका फोकस है तो हमेशा 24/7 इसी पे इसका फोकस रहेगा। तो इस टाइप के जो सैटेलाइट्स होते हैं, इस टाइप के सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। और यह पृथ्वी का जो सरफेस होता है उसके लगभग 3600 से 4000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित करते हैं। ठीक है, ठीक ना, इनकी ऊंचाई 36,000 35,000 ऊपर तक भी हो जाती है, स्थापित कर दिया जाता है इनको। क्लियर है? इसके बाद हम बात करने वाले हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट को पोलर सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो होते हैं वो पोलर पोलर घूमते हैं। ठीक है, इनको एसएसओ के नाम से ना सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में घूमते हैं ये, यानी कि इनको ध्रुवी भी बोला जाता है क्योंकि ये ध्रुवों का चक्कर लगाते हैं, ध्रुवों से हो करके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं ना कि पूरी पृथ्वी का इमेज या पूरी पृथ्वी का आंकड़ा प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह का आंकड़ा प्रोवाइड करेंगे, डिफरेंस यही है। ठीक है, डिफरेंस जियो स्टेशनरी में और सन स्टेशनरी यानी कि सन सिंक्रोनस में ये डिफरेंस है। जियो स्टेशनरी समझ लीजिए, जियो स्टेशनरी को जियो सिंक्रोनस भी कहते हैं। ये पृथ्वी के केवल एक पार्ट पर फोकस करता है, हमेशा उसके साथ ही चलता है और यह इक्वेटोरियल घूमता है, यानी कि विषुवत रेखीय रूप में घूमता है। विषुवत रेखा के साथ साथ हम इसको स्थापित करते हैं। जबकि जो सन सिंक्रोनस होता है सूर्यकालिक, ये सूर्य स्थिर भी इसको बोलते हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी एक जगह स्थिर है और पूरी पृथ्वी का मैप ले रहा है और पूरी पृथ्वी का ले रहा है, पृथ्वी घूम रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह फोकस कर दिया। हाँ, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ये ध्रुवी होते हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये ऐसे ऐसे घूमते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल नहीं घूमते। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट दो टाइप की होती है। ठीक ना, एक लो अर्थ ऑर्बिट होती है LEO, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। LEO लो अर्थ ऑर्बिट इसको बोला जाता है। ठीक है, ये पूरी तरीके से इक्वेटोरियल नहीं होती है, बल्कि ये थोड़ा सा इसका एंगल चेंज होता है और यह लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई से कम पर कभी नहीं आती है। ठीक है, इनकी ऊंचाई ज़्यादा ही होती है। तो सन सिंक्रोनस और जियो सिंक्रोनस आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही समझना है कि सन सिंक्रोनस ध्रुवीय घूमता है। ठीक है, और 600 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही स्थापित किया जाता है, जबकि जो जियो सिंक्रोनस होते हैं या जियो स्टेशनरी होते हैं ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बात करने वाले हैं भारत की। भारत में कितने प्रकार के जो सैटेलाइट हैं वो हैं, तो भारत में 2 प्रकार के सैटेलाइट कार्यक्रम हैं। एक है इनसेट। ठीक है, अब इनसेट वाले कैसे हैं, जियो सिंक्रोनस हैं कि सन सिंक्रोनस हैं? देखिए, इनसेट वाले ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जियो सिंक्रोनस हैं। ठीक है, ये इक्वेटोरियल घूमते हैं। दूसरा सिस्टम है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। ठीक है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सिस्टम, जिसको IRS बोलते हैं। IRS सन सिंक्रोनस है। ठीक है, जिसको 1988 से शुरू किया गया था, जबकि इनसेट को 1982 से ही शुरू किया गया था। ठीक है, इनसेट 1 1982 में और इनसेट 1 भी 1983 में लॉन्च किया गया था। ठीक है,
अभी तक जो इनसेट प्रोग्राम है उसमें 24 सैटेलाइट लॉन्च किया जा चुका है। अच्छा, ये करते क्या है भाई? तो जो इनसेट प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, टेली कम्युनिकेशन के लिए और मौसम से संबंधित जानकारी के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि जो IRS सिस्टम है, IRS सिस्टम क्या करता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को मॉनिटर करता है। ठीक है, नगर बनाने हैं, घरों की मैपिंग करनी है, जंगलों की मैपिंग करनी है, फसलों की मैपिंग करनी है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो मेनली जो इनसेट है वो टेली कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए है। ठीक है, आप ये चीज़ समझिएगा। और जो IRS सिस्टम है ये फोटोग्राफी के लिए है, नेविगेशन के लिए है, बाकी चीज़ों के लिए है। ठीक ना? तो ये डिफरेंस है इसमें। क्लियर है? IRS सिस्टम में ऑपरेशनल 13 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जिसमें से 4 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही हैं। तो ये चीज़ है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बात कर लेते हैं रिमोट सेंसिंग सेंसर्स की, यानी कि यहाँ से हम संवेदकों की बात करते हैं, संवेदक की बात करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 सेंसर्स हम देखेंगे और उनका आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, वो भी देखेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स के बेसिस पर 2 टाइप के होते हैं, एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि लाइट सोर्स के आधार पर, है ना, प्रकाश ऊर्जा के आधार पर, प्रकाश के आधार पर 2 टाइप के, एक्टिव और पैसिव। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एक्विजिशन, है ना, आंकड़ों को लेने के आधार पर कि किस प्रकार से आंकड़ों को प्राप्त किया जा रहा है। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्कैनिंग। इन तीनों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। डिटेल में आपको रिमोट सेंसिंग एंड GIS पढ़ाऊंगा, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लग रही है, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और जो मेरा उद्देश्य पहले का है वो मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि सभी जो सब्जेक्ट हैं ज्योग्राफी के, आपको किसी भी प्रकार की टीचर की तैयारी करनी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी हो, PGT की, या आप शोध छात्र हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स देना है आपको, आप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, BA के हों, MA के हों, BSc MSc के हों, ज्योग्राफी से संबंधित आपका कोई भी टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को भी सलाह दीजिए। कोई भी आपका टॉपिक यहाँ से छूटने वाला नहीं है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको अभी तक नहीं पढ़ाया गया है, आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो सारा टॉपिक मैं फ्री में यहीं पर पढ़ाऊँगा, किसी भी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में। जो आप डेटा खर्च करते हैं, रिचार्ज कराने में जो पैसे खर्च करते हैं, उसी पैसे में आप इसको पढ़ सकते हैं। और पूरी क्लास टोटल मैं कंप्लीट दे रहा हूँ। तो लाइट सोर्स के आधार पर 2 प्रकार के सेंसर्स, एक्टिव एंड पैसिव, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डिफरेंस भी दोनों का मैं बता चुका हूँ कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। एक्टिव में जो सेंसर्स होते हैं उनके खुद का लाइट होता है, खुद का एमिशन एनर्जी होता है, जो ये भेजते हैं और फिर उसी को रिफ्लेक्ट करा के रिसीव भी करते हैं। जबकि जो पैसिव सेंसर्स होते हैं उनमें खुद की लाइट नहीं होती, बल्कि वो सूर्य से, लाइट का मेन सोर्स उनका सन होता है। ठीक, एक्टिव में हमने रडार एंड लीडार आपको बताया था, और पैसिव में भी बहुत से हैं, दोनों का मैंने एक चार्ट बना रखा है यहाँ पर। एक्टिव रिमोट सेंसिंग जो इंस्ट्रूमेंट हैं या सेंसर्स हैं, रडार, लीडार, साउंडर, लेजर अल्टीमीटर, रैंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स और स्कैटरोमीटर। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है तो आपको थोड़ा सा ही याद करना पड़ेगा। पैसिव रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स में स्पेक्ट्रोमीटर, रेडियोमीटर, स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, हाइपरस्पेक्टर रेडियोमीटर, इमेजिंग रेडियोमीटर और एक्सीलेरोमीटर है। ठीक है, तो ये एक्टिव वाला रहा और ये पैसिव वाला रहा, दोनों को आपको याद करना है। आगे बढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एक्विजिशन। डाटा एक्विजिशन के आधार पे 2 टाइप के होते हैं, इमेज सेंसर्स एंड नॉन इमेजिंग सेंसर्स। एक इमेजिंग सेंसर हो गया, दूसरा नॉन इमेजिंग सेंसर हो गया। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इमेजिंग सेंसर की। ठीक है, डाटा एक्विजिशन के बेसिस पे ही हम पढ़ रहे हैं। तो इमेजिंग सेंसर्स में 3 टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर्स, थर्मल इमेजिंग सेंसर्स एंड रडार इमेजिंग सेंसर्स। डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ऑप्टिकल इमेजिंग सेंसर्स में, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले तो जो ऑप्टिकल होते हैं ना, इनको हम ऑपरेट कैसे करते हैं, विजिबल एंड रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड रेंजेस में।
जो विजिबल होती हैं, लगभग विजिबल होती हैं, हम विजिबली है ना, जो दृश्य होते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, उसमें हम इसको यूज करते हैं। पेनक्रोमेटिक सिस्टम्स इसमें इंक्लूड होता है, मल्टी स्पेक्ट्रल सिस्टम होता है, अन हाइपर स्पेक्ट्रल सिस्टम यूज होता है। इसके अलावा इन अ पेनक्रोमेटिक सिस्टम द सेंसर इज अ मोनोस्पेक्ट्रल चैनल detector that is sensitive to radiation within a broad wavelength range. The image is black and white और ग्रे स्केल। इससे इमेज ब्लैक एंड वाइट या फिर ग्रे स्केल पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसका जो स्पेक्ट्रल बैंड है वो 10 से 100 के बीच में होता है। क्लियर? ए हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इमेज। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज क्या होती है? कई इमेज साथ में जुड़ी होती है ना, सिंगल इमेज नहीं होती है उसमें। ठीक है, पैनक्रिएटिक में सिंगल होती है, मल्टी में ढेर सारी होती है, हाइपर में और बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद बात करने वाले हैं थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर की। ठीक है, इनका जो माइक्रोवेव होता है वो 9 से 14 माइक्रोमीटर तक होता है, मिड टू फार इंफ्रारेड की श्रेणी में आता है। ठीक है, और चूंकि ये थर्मल है, थर्मल का मतलब कि तापीय। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 से ज़्यादा, हमने कहा था ना 1 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा होना चाहिए थे, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा या 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर हो, है ना, या उसके 1 डिग्री सेल्सियस हो तो भी, ठीक है, एबव 0 कैन एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रखता है तो उससे इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्रोड्यूस होती है और वो थर्मल इमेज दे सकता है। इसी का यूज़ करते हैं, मैंने बताया था, सेना में काम करने वाले हमारे बहादुर सैनिक जो नाइट विजन ग्लास लगाते हैं। उस ग्लास में थर्मल आईआर इमेजिंग सेंसर ही लगे होते हैं। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जब वो तरंगे वेवलेंथ जब ऐसे जाती हैं, जब रेडिएशन जाता है वहाँ से निकल करके, तो जो जिंदा लोग होते हैं उनकी बॉडी हमें समझ में आने लगती है। तो हम जान जाते हैं कि यहाँ एक आदमी है ना। कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर रहे जिनकी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहेगा, वो उसके जद में आ जाएंगे। क्लियर? ए वार्म ऑब्जेक्ट एमिट्स मोर थर्मल एनर्जी देन अ कूलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो कूलर वाले से उसका ज़्यादा एनर्जी एमिट होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट बिकम्स मोर विजिबल इन एन इमेज। किसी भी इमेज में वो ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा दिखने लगता है। दिस इज स्पेशली यूजफुली ट्रैकिंग लिविंग क्रिएचर इंक्लूडिंग एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी, डिटेक्टिंग वोल्केनोज एंड फॉरेस्ट फायर्स। जंगलों में जो आग लगती है, उस लगने वाली आग फैले नहीं, उससे पहले ही उसको पता लगा लिया जाता है कि कहाँ पर आग लगी हुई है। ठीक है, तो उसका कैसे पता लगता है? वो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सेंसर से ही पता लगता है। तीसरा, रडार इमेजिंग सेंसर की बात करेंगे, जो 1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होता है इसका स्पेक्ट्रम रेंज। ठीक है, और यह एक एक्टिव सेंसर है, रडार एक्टिव सेंसर है। ठीक है, ये क्या करता है? पहले इससे जो एनर्जी जाएगी वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी और उसका ये यूज करता है। ठीक है, अनलाइक इंफ्रारेड डाटा दैट हेल्प्स us identify different minerals and vegetation types of from reflected sunlight, radar only shows the difference in the surface roughness and geometry and moisture content of the ground। जैसे कि हमें इंफ्रारेड में, यानी कि थर्मल इंफ्रारेड में क्या होता है भाई? थर्मल इंफ्रारेड में हम अलग अलग पहचान सकते हैं। क्या क्या अलग अलग पहचान सकते हैं? अलग अलग खनिजों का पता लगा सकते हैं, अलग अलग जानवरों का पता लगा सकते हैं, वनस्पतियों का पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तापीय है, थर्मल है, टेम्परेचर के आधार पे बताता है। तो टेम्परेचर काउंट करके हम बता सकते हैं कौन सी फसल है या कौन सा क्या है, कौन सा खनिज है। जबकि रडार ऐसा कुछ नहीं बताता। ठीक है, रडार क्या करता है कि सिर्फ धरातल की जो सतह है उसका रफनेस बता सकता है। ठीक है, ये काम कर सकता है। और इसके अलावा ये नहीं बताएगा कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये चीज़ आपको नहीं बताएगा। नमी बता सकता है कि हाँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बता सकता। जैसे कि अगर हम बात करें
तो जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में ऐसे देखा होगा या आप पढ़े होंगे कि जो हमारे हवाई जहाज़ होते हैं ना, वो एक फॉर्मेशन में चलते हैं। फॉर्मेशन में क्यों चलते हैं भाई? तो एक के ऊपर एक ऊपर नीचे चलते हैं, ठीक है, किसी न किसी स्ट्रक्चर में चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? रडार से बचने के लिए ही चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है, ये पता लगाता है कि हाँ यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये नहीं पता लगा पाता है कि उस ऑब्जेक्ट की मात्रा कितनी है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है, ये ऑप्टिकल इमेज है, पहली वाली इमेज, ठीक है, ऑप्टिकल है। ये दूसरी इमेज थर्मल है। आपको टेम्परेचर के हिसाब से चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी अलग अलग चीज़ों में, जैसे ये जो रेडिश या फिर ये येलोविश टाइप का है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं या वेजिटेशन ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है, वेजिटेशन वगैरह हरियाली वगैरह ज़्यादा यहाँ पे दिखेगी आपको, तो इसलिए इसका कलर ऐसा होता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये आग है, आग नहीं है, ठीक है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिन ऑब्जेक्ट का, जिन लोगों का, वो ऐसा दिखेगा। जो निष्क्रिय होंगे, जहाँ का टेम्परेचर कम होगा, वो उसका जो कलर होगा वो बिल्कुल डाउन होगा। ये देखिए राडार इमेज है, जो ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ग्रे कलर का होता है, ठीक है, तीसरे टाइप में है, ये राडार इमेज है। क्लियर? तो तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ये ऑप्टिकल, ये थर्मल और ये राडार। ऑप्टिकल में बस फोटो खींच लेते हैं, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। क्लियर? चलिए, इसके बाद बात करने वाले हैं जो नॉन इमेजिंग सेंसर्स हैं, है ना। इमेजिंग की बात हमने की थी, आपको ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर इमेजिंग सेंसर्स है ना, डाटा एक्विजिशन के आधार पर दो टाइप के थे, इमेजिंग और नॉन इमेजिंग। इमेजिंग का मतलब कि जो फोटो ले रहे थे, नॉन इमेजिंग में फोटो नहीं लेंगे, फोटो वोटो कुछ भैया इसमें नहीं लेना है नॉन इमेजिंग में। एक सेकेंड, ठीक है, इसमें नॉन इमेजिंग में फोटो वोटो कुछ नहीं लेना है, ठीक ना। तो ये तीन टाइप के होते हैं, स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, रेडियोमीटर और लेजर। लेजर का नाम आपने सुना होगा। लेजर क्या करता है? फोटो लेता है? नहीं। रेडियोमीटर फोटो लेता है? नहीं। स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर फोटो लेता है? नहीं। ये सब फोटो वोटो नहीं लेते। तो करते क्या है, देखिए, इन सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर क्या करता है कि अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि कैनोपीज हो गया, पौधों की पत्तियां हो गई, या फिर इंसानों ने कोई बल्ब वगैरह जलाया हुआ है, तो इसके बारे में बस ये जानकारी देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका फोटो भेजेगा। उसी तरीके से रेडियोमीटर भी है, ठीक है, रेडियोमीटर भी है, और उसी प्रकार से लेज़र भी है। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। तीसरा जो पार्ट था उसका, ऑन द बेसिस ऑफ स्कैनिंग। स्कैनिंग के बेसिस पर क्या भाई, स्कैन करते हैं बस, ठीक है। कोई चीज़ है, उसको लाया, ठीक है, माइक्रोवेव से उसको स्कैन कर लिया, ठीक है। इसमें दो चीज़ें, दो मेथड यूज़ किए जाते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, पुश ब्रूम मेथड एंड विस्क ब्रूम मेथड। ये दो मेथड हैं, पुश ब्रूम और विस्क ब्रूम मेथड। कभी क्वेश्चन आए कि पुश ब्रूम और विस्क ब्रूम मेथड क्या है, तो ये सेंसर्स हैं स्कैन करने के लिए, ठीक है, मेथड्स हैं जिसके द्वारा चीज़ों को स्कैन किया जाता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लास भी अब थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी बताइएगा, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है कमेंट करके दोबारा से पूछिएगा। मैं सारी चीज़ों का आंसर, सबका जवाब दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक है, उससे ज्वाइन होइएगा, जहां आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं, अपने किसी भी प्रकार के प्रश्न को पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।